हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय इमर्जिंग हॉरिजन ऑफ एचआरएम यूनिट 5 के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आपके शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं बेटा और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैंने एचआरएम की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी आने वाले दिनों में मैं वीडियोस लेकर आऊंगी बेटा। तो आपका इस बार सेकंड सेमेस्टर का सारा सिलेबस हम यहाँ पे जरूर कवर करेंगे बेटा। मैंने इसकी बेटा पार्ट 1 भी डाल दिया है, तो वो भी आप जाके जरूर देखिए, तभी आपको एक्चुअली पता चल पाएगा ये यूनिट में एक्चुअली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कॉज एंड सेटलमेंट ऑफ मशीनरी। तो बेटा देखो इसमें क्या होता है हम समझते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है? डिस्प्यूट्स मतलब होता है बेटा लड़ाई झगड़े, ठीक है, कि मतलब सामने वाला कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो, और सम किसी भी बात पर आप लोगों का जो डिसीजन है वो म्यूचुअल नहीं हो पा रहा है, आप एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े होते हैं बेटा, उसी को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। रिगार्डिंग, अब वो किस किस वजह से हो सकती है? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की वजह से हो सकती है, सैलरी और वेजेस, एम्प्लॉय कह रहे हैं हमें इतनी चाहिए, एम्प्लॉयर कह रहा है नहीं इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। वर्किंग एनवायरनमेंट जो है बेटा, ठीक है, वो उनको पीसफुल सही से नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या होंगे बेटा? इसके कॉजेस होंगे कि वेज इशू है, वर्किंग कंडीशन पुअर है। ये वाला शायद हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। चलो दोबारा पढ़ लेते हैं, आपको रिवीजन हो जाएगी। जॉब इनसिक्योरिटी है। जॉब इनसिक्योरिटी का क्या मतलब है बेटा? कि जैसे मान लो आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, आपका ये है कि भैया ये वाले जो लोग हैं वो तो हमें कभी भी क्या कर सकते हैं, जॉब पे से निकाल सकते हैं। तो जब आपके अंदर ये फेयर रहेगा बेटा, तो आप प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है बेटा, कुछ मैनेजमेंट की पॉलिसीज है जो आपको पसंद नहीं आई, जो आपके हित में नहीं थी, ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बेटा, आपकी बात एम्प्लॉयर तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, ठीक है। ले ऑफ और रिट्रेचमेंट, इसका क्या मतलब होता है बेटा? कि जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है वो बुला लेती है, और जब नहीं होती है तो आपको निकाल देती है। तो ये सारी चीजें होती हैं बेटा, जो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है बेटा, लड़ाइयां हो सकती हैं, ठीक है, इन कारणों की वजह से। अब इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं बेटा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी देखो, अगर ये डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो जाए, अगर ये लड़ाई झगड़े जो है वो सॉल्व हो जाए, तो इससे क्या हो बेटा, इंडस्ट्रियल पीस हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सुख शांति का माहौल बना रहे बेटा, स्ट्राइक्स वगैरह ना हो, लॉकआउट्स वगैरह ना हो, ठीक है। ये जो बेटा ये धरने पे बैठ जाते हैं लोग, मतलब जो वर्कर्स होते हैं, वो किस लिए बैठते हैं? इसीलिए वो कहते हैं ना हमारी मांगे पूरी करो, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही होती, इसलिए बेटा वो बैठ जाते हैं। प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज राइट, तो जो एम्प्लॉयज के राइट है उनको क्या कर दो बेटा, प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। सेटलमेंट मशीनरी, इसका देखो क्या मतलब है। इसके तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला तो होता है बेटा कॉन्सिलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे मान लो दो पार्टीज हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहे हैं बेटा, कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो थर्ड पार्टी जो है बेटा वो इनके बीच में एंटर करती है, ठीक है, और क्या करती है, एक एग्रीमेंट बनवा देती है, एक एग्रीमेंट बनवा देती है, ताकि इन दोनों की लड़ाई क्या हो, सेटअप हो जाए। इसके कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और दोनों क्या कर लेते हैं बेटा, अग्रीमेंट कर लेते हैं ये तीसरे इंसान के आने से। तो ये होता है कॉन्सिलेशन। फिर होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है? इसमें बेटा सेम वही, एक थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी क्या करती है, खुद एक डिसीजन ले लेती है बेटा, ठीक है, ये खुद एक डिसीजन ले लेती है, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो वो आर्बिट्रेशन होता है। फिर होता है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में क्या होता है कि ना ये लोग कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है बेटा, लेबर कोर्ट्स होते हैं बेटा, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होती हैं, बनी होती हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में या मैनेजमेंट वर्कर्स के बीच में कोई भी झगड़ा वगैरह होता है, तो ये कोर्ट में अपील कर सकते हो आप। फिर वहां पे जाके फिर कोर्ट, आपको तो पता ही है, ठीक है, फिर कोर्ट क्या करती है बेटा, इनके झगड़े को रिजॉल्व कर देती है। इधर वो क्या करती है, एम्प्लॉय के हक में फैसला सुनाती है, या एम्प्लॉयर के हक में फैसला सुनाती है, या फिर सम इन बिटवीन, दोनों के दोनों, उसका भी सही होता है, उसका भी सही होता है, और दोनों सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था सेटलमेंट मशीनरी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा, जिस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, वो है हमारा ई एच आर एम। देखो कभी भी किसी भी चीज के आगे ई लग जाता है, इसका मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, कि डिजिटलाइजेशन आ गया, इसमें टेक्नोलॉजी आ गई बेटा, इंटरनेट आ गया, ठीक है। तो ई एच आर एम रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट बेस्ड सिस्टम टू परफॉर्म एच आर एक्टिविटी, ठीक है बेटा। तो जब आप इंटरनेट का यूज करते हो, जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हो एचआर एक्टिविटीज में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ई एच आर।
ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या हो गए बेटा, देखो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आप करोगे, है ना, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करोगे तो EHRM हो गया। इम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना इज HR एक्टिविटी, और जब आप इसे डिजिटली रख रहे हो तो वो EHRM हो गया। पेरोल सिस्टम बनाना HR की ड्यूटी है, अगर वो ऑटोमेटेड हो गया तो वो क्या हो गया, EHRM हो गया। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स HR की ड्यूटी है बेटा, अगर वो ऑनलाइन हो गया तो ये क्या हो गया, EHRM हो गया। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। जब भी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की बात आ जाती है बेटा HRM में, HR एक्टिविटीज में, तो वो क्या हो जाता है, EHR। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज HRIS। अब ये क्या होता है, देखो ये होता है बेटा, इट इज बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है बेटा, जहाँ पे ना आप ये किस लिए होता है बेटा, ताकि एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सको, स्टोर कर सको अपने पास, ठीक है, और उसको टाइम टू टाइम क्या कर सको बेटा, मैनेज कर सको। मैम जैसे जैसे कि देखो, आपको कोई उनकी सैलरी का रिकॉर्ड रखना है, उनकी अटेंडेंसेस का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उसका, उनके ट्रेनिंग जो है उसका रिकॉर्ड रखना है। तो ये सारा रिकॉर्ड कैसे हो जाएगा बेटा, एक HRIS एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसमें आप रख के रख लो। ठीक है। HRIS इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज टू कलेक्ट, स्टोर एंड मैनेज एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक से बेटा, ठीक है। बस आप मेरी बातें सुन लो, आप बस एग्जाम में लिख कर आ जाना। इसके शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं बेटा, शॉर्ट नोट ही आएंगे, देखो बेसिकली तो फुल फ्लेश क्वेश्चन तो कुछ आएगा नहीं, बट अगर बाई चांस आ भी गया तो आप याद रखो बेटा, आपको मैंने इसके बारे में बता दिया, आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करो, एंड तक रुको बेटा, एंड में बहुत अच्छी अच्छी चीजें और भी आएंगी आगे आपके लिए जो कि फायदेमंद है। ठीक है। फंक्शंस क्या है बेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट एम्प्लॉय का रेडी हो जाता है, पेरोल प्रोसेसिंग हो जाती है बेटा, ठीक है, अटेंडेंस ट्रैक हो जाती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो जाता है, और ट्रेनिंग मैनेजमेंट हो जाती है। तो ये सारी फंक्शंस हम क्या करते हैं बेटा, ये जो सारे चीजें हैं वो किसमें हम स्टोर करके रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है बेटा, इम्पैक्ट ऑफ HRM प्रैक्टिसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये जो HRM की प्रैक्टिसेस, ये जो HRM का काम हम करते हैं बेटा, उसका ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से क्या फर्क पड़ता है। तो पूरा HRM के जो 4 यूनिट पढ़ी है बेटा, वो बेसिकली हमने यही सारी बातें करी हैं, तो इसमें मुझे ही लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव HR प्रैक्टिस इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बाय, इम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है बेटा, सारे चैप्टर्स में हम यही पढ़ते आ रहे हैं। इम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है, टर्नओवर रिड्यूस हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इंप्रूव होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो एफिशिएंटली क्या हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो मैं हमेशा आपसे यही बात कहती हूँ बेटा, एक एम्प्लॉय होता है वो सेटिस्फाई होता है, ठीक है, उसको मोटिवेशन मिलती है बहुत ज्यादा, तो वो प्रोडक्टिवली काम करता है, और जब वो प्रोडक्टिवली काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इंप्रूव होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे से इफेक्टिवली मतलब अचीव हो जाते हैं। ठीक है। और लोगों की छोड़ने की, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनकी संख्या भी कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज HR ऑडिट। HR ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ HR पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस टू वैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस। तो देखो बेटा, HR ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी पॉलिसीज को चेक करना, उसकी प्रोसीजर को चेक करना, उसकी प्रैक्टिसेस को चेक करना, इवैल्यूएट करना कि वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कि कौन करता है बेटा, HR ऑडिट करता है। इसमें देखो HR की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है बेटा, कि HR जो होता है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई होती है बेटा, ये देखते हैं कि HR पॉलिसीज जो है वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बनी है या फिर नहीं बनी है। और HR की इफेक्टिवनेस को क्या करता है बेटा, इंप्रूव करता है। ये HR का ऑडिट होता है। ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें से आपको शॉर्ट नोट जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन HRM। अब ये इश्यूज क्या क्या है बेटा HRM में, सबसे पहला है इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब इसका क्या मतलब होता है बेटा, देखो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन है बेटा, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ है। ठीक है। तो इन सब से क्या होता है, देखो इश्यूज क्या क्या आते हैं HRM में, ये वो बोल रहा है। देखो टेक्नोलॉजी आएगी बेटा, है ना, टेक्नोलॉजी आएगी, आप किसी एम्प्लॉय को हायर करोगे, तो एक टेक्नोलॉजी के आने से आपको क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, एज अ HR मैनेजर आपको देखना पड़ेगा कि यार इसमें वो स्किल्स है या फिर नहीं है। ठीक है। अगर वो स्किल नहीं है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हाँ है ना। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है बेटा जो HR को क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अपना वर्क लाइफ बैलेंस। इसमें क्या होता है, देखो वर्क लाइफ बैलेंस में हम ये देखते हैं बेटा कि जो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो दोनों बैलेंस कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। ठीक है।
तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, रिड्यूस स्ट्रेस एंड बर्नआउट। देखो अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी वर्क लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों क्या रहेंगी बेटा, बैलेंस्ड रहेंगी, तो इससे आपको स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, स्ट्रेस कम होगा तो आप डिप्रेस्ड कम रहोगे। ठीक है, आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो इंप्रूव हो जाएगा बेटा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब मेथड्स क्या हो सकते हैं जिससे वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव हो बेटा, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दो। ठीक है, मान लो आप 10 आवर्स आपको चाहिए सोने के लिए, मान लेते हैं ज्यादा है वैसे। ठीक है, बट आपको मान लो 10 आवर्स चाहिए सोने के लिए, और आपने अपने बॉस को फोन करके बोल दिया कि सर आज ना मैं 9 बजे की जगह 11 बजे आऊंगा। ठीक है, तो आपका बॉस क्या, दैट्स फाइन, ओके कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल वर्क आ गया तो आप भी खुश हो जाओगे कि हाँ चलो, आपकी 10 घंटे की नींद भी पूरी हो गई, आप चिड़चिड़े भी नहीं उठोगे, और आपको ठीक लगेगा कि हाँ चलो बॉस कितना अच्छा है। ठीक है, फिर आप जाओगे जब, तो इफेक्टिवली काम करोगे। पेड लीव्स पॉलिसीज होनी चाहिए बेटा। ठीक है, पेड लीव्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ही बेटा क्या होता है। ठीक है, रिमोट वर्क ऑप्शन होना चाहिए, वही वर्क फ्रॉम होम वाला। ठीक है बेटा, वेलनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होती है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा वर्क फ्रॉम होम। ये तो आप सबको पता ही है, कोविड में सबसे ज्यादा ये चला है बेटा, लोगों ने बड़े मजे लिए हैं इस चीज से। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का क्या मतलब होता है बेटा, घर पे बैठ के काम करना। ठीक है, एम्प्लॉय परफॉर्म देयर वर्क रिमोटली फ्रॉम देयर होम इंस्टेड ऑफ द ऑफिस यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, देखो ट्रेवल टाइम बच जाता है बेटा, कॉस्ट बच जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। अब देखो घर पे काम करने की बात अलग है, ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करने की बात अलग है। ठीक है, घर में फुल आराम वाला माहौल रहता है, कितना भी काम कर ले इंसान। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है आपका, इंप्रूव होता है। वर्क लाइफ बैलेंस मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, फिर जब प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों क्या होती है बेटा, बैलेंस होती है, तो उसी को हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। पर वर्क फ्रॉम होम में बेटा कुछ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सुपरविजन, आप गलत काम कर रहे हो सही काम कर रहे हो आपको नहीं पता है। ठीक है, कोई आपका सीनियर आपको बताने वाला नहीं है, कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, वर्क लाइफ बाउंड्रीज में ब्लर। ठीक है बेटा, तो मतलब क्या होता है, देखो एक आप ऑफिस में जाते हो बेटा, वर्क कल्चर अलग बात होती है। ठीक है, और एक आप अपने घर से काम कर रहे हो वो अलग बात होती है। अब आप ऑफिस जाओगे प्रोडक्टिव एनर्जेटिक रहोगे, अब आप घर पे बैठे हो बिना नहाए धोए आराम से उठे और चलो नाइट सूट में ही लग रहे हैं काम करने के लिए, आलस आ रहा है, थोड़ा लेट रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ठीक नहीं हो पाता है, प्रोफेशनली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज थे बेटा जो एचआरएम में देखने को मिलते हैं, एचआर को। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आपका ये वाली जो यूनिट है वो खत्म हो जाती है। इस यूनिट के खत्म होने के साथ साथ आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है बेटा। मैंने आपके सारे यूनिट्स ऑलरेडी करवा दिए हैं बेटा, चैनल पे जाके वीडियो जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बेटा। कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज बेटा स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।